बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जूलॉजी टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का थर्ड लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इम्यूनिटी, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वगैरह कंप्लीट करी थी। आज जो हम लोग क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपने बहुत बार सुन रखा होगा, है ना। अब मैम ऐसा क्यों बोल रही है कि बहुत बार सुन रखा होगा? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने टर्म वैक्सीन बहुत बार सुना होगा, वो भी लास्ट कुछ सालों में तो बहुत बार सुना होगा, है ना। जब कोरोना आया था, फैल रहा था, तो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया जो है किसके पीछे भाग रही थी? वैक्सीन के पीछे भाग रही थी। अब वैक्सीन के पीछे क्यों भाग रही थी? क्या मिल रहा था हमें वैक्सीन से? ऐसा क्या होने वाला था? ऐसा क्या होने वाला था जो पूरी दुनिया, मतलब हर एक कंट्री वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी? होती क्या है ये वैक्सीन? तो आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर आप पिछले 2 लेक्चर्स भी देखें, है ना, क्योंकि बेस हमने वहाँ पर क्रिएट करा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, और हम लोग करने वाले हैं एलर्जीज़, है ना। एलर्जीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन की, या हम लोग पहले बात करते हैं वैक्सीन की। क्या होती है वैक्सीन? बताओ, लगवाई तो बहुत है ना कोरोना में। वैक्सीन, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज। ठीक है, लगवाई बहुत है, पता नहीं है। तो बच्चों, वैक्सीन बेसिकली एक ऐसा दवाई समझ लो आप, है ना, आप लोग दवाई समझ लो। वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके साथ पहले मतलब एक तरह का सस्पेंशन है। सस्पेंशन किस किस चीज़ का हो सकता है? वैक्सीन एक तरह का सस्पेंशन है जिसके अंदर कुछ एटीन्यूटेड माइक्रोब्स, ठीक है, कुछ डेड माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एटीन्यूटेड, एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है? लिविंग माइक्रोब्स, लेकिन क्या है, उनका इफेक्ट कम कर दिया गया है, उनका रिड्यूस इफेक्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। यानी कि जब आपकी बॉडी में ये वैक्सीन जाएगी, इन एक्चुअली हम उस वैक्सीन के मतलब उस वैक्सीन के ज़रिए आपकी बॉडी में वो माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो माइक्रोब्स आपकी हेल्थ को या आपको डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। डिजीज कॉज क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उनका जो इफेक्ट है ना, डिजीज कॉजिंग इफेक्ट है, वो क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। तो ये क्या है? लिविंग माइक्रोब्स है, लेकिन इनका इफेक्ट क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। वहीं पर सेकेंड तरह का जो हम लोग माइक्रोब डालते हैं, कुछ डेड माइक्रोब्स डालते हैं। क्या डालते हैं? कुछ डेड माइक्रोब्स डालते हैं, या फिर इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस डालते हैं। क्या डाल रहे हैं? इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस, यानी कि उस माइक्रोब वाले एंटीजन हमने बॉडी में डाल दिए हैं, लेकिन उनको इनएक्टिव कर दिया है। अब इनएक्टिव करने का मतलब क्या है? कि वो अभी भी डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। बट जब ये एंटीजेंस आपकी बॉडी में आएंगे, एंटीजेंस क्या थे? जो आपकी एंटीबॉडीज बनाने में स्टिमुलेट कर रहे थे, एंटीबॉडीज को क्या कर रहे थे? बनने के लिए स्टिमुलेट कर रहे थे। अब मान लो आपके एंटीजन आ गए यहाँ पे, है ना, बॉडी में एंटर हो गए। अब ये इनएक्टिवेटेड है, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी इस एंटीजन के अगेंस्ट पहले ही क्या बना लेगी? बहुत सारी एंटीबॉडीज बना लेगी। एंटीबॉडीज क्यों बना रही है? क्योंकि अभी माइक्रोब भले ही डिजीज कॉज नहीं कर रहा, लेकिन माइक्रोब आया तो है। अब माइक्रोब आएगा, मतलब आपके घर में कोई मेहमान आएगा, ऐसा थोड़ी है कि उसको कुछ नहीं दोगे, कोई वेलकम नहीं करोगे, है ना। तो एंटीजन आया, हमने वेलकम किया। वेलकम कैसे किया? बहुत सारी एंटीबॉडीज बना के, ठीक है। या फिर क्या डाला जाता है इस सस्पेंशन के थ्रू? हमें इसमें डाला जाता है
एंटीजेनिक प्रोटीन। क्या डाला गया? एंटीजेनिक प्रोटीन डाला गया, ठीक है। किसका? पैथोजन का, ऑब्वियसली। एंटीजेनिक प्रोटीन डाला गया किसका? पैथोजन का। पैथोजन का ही तो डालेंगे, उसके अगेंस्ट ही तो इम्यूनिटी चाहिए, तुम्हें खुद के अगेंस्ट तो इम्यूनिटी नहीं चाहिए, है ना। तो अब इन 3 तरह के सस्पेंशन हो सकते हैं, ठीक है। एटेन्यूटेड, डेड या इनएक्टिवेटेड, या फिर हो सकते हैं क्या? एंटीजेनिक प्रोटीन वाले पैथोजन, ठीक है। क्लियर है। अब ये वैक्सीन या तो ओरली आप ले सकते हैं या आपकी बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है। बताओ कोरोना कैसे आपकी बॉडी में डाला गया था? आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, है ना, इंजेक्शन लगी थी ना, सुई बड़ी बड़ी। तो ये वैक्सीन ओरली ले सकते हैं या फिर कैन बी इंजेक्टेड। अब जैसे ही आपकी बॉडी में क्या होगा, ये इंजेक्ट करी जाएंगी। क्यों इंजेक्ट करी जा रही है? ये इंजेक्ट करी जा रही है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर माइक्रोब या उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या डाला जा रहा है आपकी बॉडी में? वैक्सीन डाली जा रही है, ठीक है। क्लियर है। तो फिर से एक बार बता देती हूँ, वैक्सीन एक तरह का सस्पेंशन है जिसमें हम आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी में पैथोजन के एंटीजेंस डाले जाते हैं। वो एंटीजेंस इनएक्टिवेटेड होंगे या फिर उनका इफेक्ट रिड्यूस कर दिया गया होगा या फिर उनका एंटीजेनिक प्रोटीन डाला जाता है, जिसके अगेंस्ट बॉडी ऑलरेडी क्या कर लेती है, आपके एंटीबॉडीज बना लेती है। यानी कि अब जब भी एक्चुअल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भूला भटका आपकी बॉडी में आएगा तो उसका ग्रैंड भव्य स्वागत किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। देखो हमने क्या करा, एंटीजेंस डाले इनटू दी बॉडी, ठीक है। एंटीजेंस कहाँ डाले? बॉडी के अंदर डाले। अभी एंटीजेंस 3 तरह में से किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एंटीजन डालोगे तो एंटीबॉडीज बनेंगी। तो क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब जब फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज हो गई हैं हमारी बॉडी में एक पैथोजन के खिलाफ, ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज बन रखी हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि आपका कोई फ्रेंड है, उसको कोई मतलब आप दोनों फ्रेंड हो, ए और बी, और इस बी को, आपके फ्रेंड को एक्स पसंद नहीं है। एक्स तो किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि इसको एक्स नहीं पसंद तो आपको भी एक्स नहीं पसंद। अब एक्स अगर आपके पास आएगा बात करने के लिए तो आप क्या करोगे? उस मतलब इसके हिसाब से ही बात करोगे ना, है ना। इसको नहीं पसंद तो आपको नहीं पसंद। सेम तरह से अब जब ऑलरेडी उस पैथोजन के खिलाफ हमने क्या डाल दी है, वहां पर एंटीबॉडीज बना दी हैं। अब वो पैथोजन जब आएगा आपकी बॉडी में, एंटर करेगा, यानी कि जब एक्चुअल इन्फेक्शन करने वो पैथोजन आएगा तो उसका स्वागत पान पराग से नहीं, भव्य स्वागत किया जाएगा। बहुत सारी एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसके अगेंस्ट बना के रखी है हमारी बॉडी ने, है ना। पूरा भड़का रखा है कि वो पैथोजन आए और उस पैथोजन को मार दिया जाए, ठीक है। तो क्या होता है? ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन, when pathogen enters antibodies, या फिर लिखो already formed antibodies work against it। क्लियर है। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है जब हम लोग बात करते हैं वैक्सीन की, ठीक है। अब
आपने देखा कि ये जो हमने ना मेहनत करी है ना, हमने क्या मेहनत करी है, हमने पैथोजन को पहले, आप पैथोजन के एंटीजन को आपकी बॉडी में डाला, बॉडी में हमने एंटीबॉडीज खुद सिक्रीट कराई है, खुद बनवाई है एंटीबॉडीज। अब जब आप खुद एंटीबॉडीज बनवा रहे हो यानी कि आप मेहनत कर रहे हो, तो ये क्या है, एक तरह का एक्टिव इम्यूनिटी है। क्या है, एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, वैक्सीन क्या है, एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। एक्टिव क्या होता है, जब आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने एक्टिव इम्यूनिटी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, हमने किया था आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब ये बताओ आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, सोचो, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है या नेचुरल इम्यूनिटी है। तो बच्चों ये जो इम्यूनिटी है, दिस इज टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल कैसे है, नेचुरल तो आपकी बॉडी दे रही है ना, आपको पैथोजन बाहर से लाना पड़ा, वो आपको आपकी बॉडी में डालना पड़ा, एंटीजेंस डालने पड़े, फिर आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी सिक्रीट करी है। वो खुद पैथोजन नहीं आया है, या पहले से वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थी। तो ये क्या है, एक तरह की आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब ये तो बात कर ली हमने बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी की, है ना, एक्टिव इम्यूनिटी की हमने बात कर ली। वैक्सीनेशन या वैक्सीन एक तरह की क्या है, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। बट देयर आर वैक्सीन्स, है ना, देयर आर वैक्सीन जो पैसिव इम्यूनाइजेशन या पैसिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी को देती हैं। अब वो कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो एक लाइन जो आपको याद रखनी है, पहले वो लिख लो कि वैक्सीनेशन leads to immunization. Vaccination leads to immunization. इतनी मेहनत क्यों करी गई, ताकि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी दी जा सके। क्या हो रहा है, इम्यूनिटी दी जा रही है, तो वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे पैसिव इम्यूनाइजेशन की। एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैसे मिल रहा है हमने देख लिया है, अब हम बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन की। जब सबसे पहले तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो वैक्सीन या पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्या आप लोग जानते हो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन कौन किसने दिया था सबसे पहली बार, और कैसे दिया था, बताओ। आप लोग जानते हो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन किसने दिया था और कैसे दिया था। तो बच्चों साइंटिस्ट वॉन बेरिंग जी, वॉन जी ने क्या किया था, वॉन जी ने डिप्थेरिया की वैक्सीन बनाई थी। किसकी वैक्सीन बनाई थी, डिप्थेरिया की वैक्सीन बनाई थी। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, जैसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमारी खुद की बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे थे, पहले ही बन गए थे, ठीक है। लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन में हमें मिलते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है। अब वो रेडीमेड एंटीबॉडीज कैसे मिलते हैं, देखो सबसे पहले तो ये इन्होंने क्या किया था, अच्छा मैंने लिख दिया है, ठीक है। इन्होंने प्रिपेयर करी थी डिप्थेरिया की क्या वैक्सीन। अब कैसे प्रिपेयर करी थी, इन्होंने उस पैथोजन के एंटीजेंस को कहाँ डाला था, शीप में डाल दिया था। अब शीप की बॉडी में भी इम्यूनिटी है ना, सिर्फ आप लोग थोड़ी हो इतने अच्छे, शीप की बॉडी भी उसको प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो
क्या करा, एंटीजेंस को शीप की बॉडी में डाला। अब एंटीजेंस को शीप की बॉडी में डाला है बच्चों, तो वहां पर भी एंटीबॉडीज मिलेंगी, ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, एंटीबॉडीज फॉर्म हुई। और फिर इन एंटीबॉडीज को क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। अब जब आप इन एंटीबॉडीज को बच्चों कलेक्ट कर लोगे, है ना, जब आप इन एंटीबॉडीज को कलेक्ट कर लोगे फिर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो किसी और की मदद से, किसी और की मेहनत से आपको क्या मिली, पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब ये पैसिव इम्यूनाइजेशन आपको कुछ और माइक्रोब्स के केसेस में मिल सकती है, फॉर एग्जाम्पल टिटनस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टिटनस, या फिर स्नेक बाइट्स के, स्नेक बाइट्स या फिर टिटनस के केसेस में होता है ना, कील लग गई, कुछ लग गया, तो आप क्या करते हो, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या यूज होती है, यहाँ पर भी यूज होती है बच्चों प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। टिटनस और स्नेक बाइट के केसेस में भी क्या यूज हो रही हैं, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी वाली वैक्सीन है ना, जो आपकी बॉडी में खुद बन रही है, एक बात बताओ, मतलब खुद सोचो, इस एंटीबॉडी को या मतलब इस वैक्सीन को याद कैसे रह रहा है, मतलब ये जो एंटीबॉडीज है इनको याद कैसे रह रहा है कि यही पैथोजन है। मतलब हमने मान लो वो वैक्सीन ली थी बचपन में, है ना, जब हम छोटे से थे, अब वो पैथोजन एंटर कर रहा है आपकी बॉडी में, अब, है ना, छोटे थे तो वैक्सीन हमने डाल दी थी, अब क्या हुआ, अब आप बड़े हो गए हो, है ना, तो अब आपकी बॉडी में अब वो पैथोजन, मतलब 16-17 साल बाद, है ना, वो पैथोजन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। अब जब वो पैथोजन एंटर करेगा तो एंटीबॉडीज को कैसे याद रह रहा है कि ये मेरा वाला है, पैथोजन की बात हो रही है ना, तो कैसे याद रहेगा, तो बच्चों वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन जनरेट करती है, वैक्सीन जनरेट करती है मेमोरी सेल्स, मेमोरी याद रखती है, ये इसको याद रहेगा कि ये मेरा वाला पैथोजन है, ठीक है, जिसके वजह से क्या, कौन से मेमोरी सेल, बी सेल्स और टी सेल्स, अब ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस पैथोजन को बहुत इजीली, दीज सेल्स कैन रिकॉग्नाइज दोज पैथोजेंस इजीली, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, उन पैथोजन को, मेमोरी सेल्स की वजह से उन पैथोजेंस को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों ये है हमारा क्या, पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बात कर ली है हमने, और हमने कर ली है एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में। अब कुछ वैक्सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं और ये देख लेते हैं, ये जो एटीन्यूटेड या डेड माइक्रोब वाला जो क्राइटेरिया था, ये जो पूरा सीन था, ये आया तो आया कैसे, मतलब किसी ने तो फर्स्ट टाइम करा होगा ना, क्या आप मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट टाइम ये काम किसने करा था, सोचो सोचो सोचो, फर्स्ट टाइम ये काम किसने किया था, अच्छा, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्या, लुइस पैस्चर, बहुत बार नाम सुना होगा, मतलब बहुत ज्यादा बार, हर ऑलमोस्ट जब भी हम लोग ऐसी चीजों की, माइक्रोब्स वगैरह की बात करते हैं, हम लोग इनका नाम सुनते ही हैं। तो ये जो लुइस पैस्चर जी थे ना, है ना, लुइस पैस्चर जी, है ना, लुइस अंकल नहीं है, लुइस पैस्चर नाम है। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने शुरू किया था क्या, आपका इनएक्टिवेटिंग पैथोजन वाला सिस्टम, है ना, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इनएक्टिवेटेड पैथोजन
यूज किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पैथोजन यूज किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। अब आपको इनएक्टिवेटेड वर्ड यूज कर रही हूं तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो इनएक्टिवेटेड पैथोजन का, कि इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग। इस केस में बच्चों हम लोगों ने पैथोजन को इनएक्टिवेट करके क्या कर दिया है, आपकी बॉडी में डाल दिया है। अब जब वो बॉडी में जाएगा तो एंटीबॉडीज फॉर्म करेंगी, ताकि जब एक्चुअल इन्फेक्शन हो तो आपकी बॉडी के पास बहुत सारी एंटीबॉडीज हो। किसके लिए? भव्य स्वागत के लिए, ठीक है। और इसको यूज करके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बनाई है कुछ वैक्सीन। किस किस चीज के लिए? एंथ्रैक्स और रेबीज के लिए, ठीक है। इनके लिए बनाई है इन्होंने क्या? वैक्सीन। क्या यूज करके? इनएक्टिवेटेड पैथोजन को यूज करके, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में, है ना। बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ कि क्या क्या पैथोजन, कैसे कैसे पैथोजन यूज करे गए हैं, उसके बेसिस पे हमने क्या करा है, हम लोगों ने डिवाइड करा है वैक्सीन को 4 पार्ट्स में, ठीक है। ओके, चलो। टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब बच्चों जो पहली टाइप ऑफ वैक्सीन है, क्या होगा? पहला जो हम लोगों ने टाइप ऑफ माइक्रोब या पैथोजन यूज करा है वो हमने यूज करा है लाइव, यानी कि हम लोगों ने अब कौन सी बात वैक्सीन की बात कर रहे हैं? लाइव वैक्सीन की बात कर रहे हैं। लाइव वैक्सीन क्या है? जब आपकी बॉडी में क्या डाला गया? माइक्रोब डाला गया, उसके इफेक्ट को कम करके और फिर एंटीबॉडीज को जनरेट करा गया। फिर उन एंटीबॉडीज ने क्या किया? याद रखा, और जब वो माइक्रोब आया आपकी बॉडी में एक्चुअल इन्फेक्शन करने, तो उसने उनको मार दिया, ठीक है। तो जब हम लोग लाइव वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आ जाती है आपकी स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स आई गेस सबको पता होगा, स्मॉल पॉक्स आ जाती है, ठीक है। रोटा वायरस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, MMR वाली वैक्सीन, मिसल्स। ये जो वैक्सीन्स है ना बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है। मिसल्स, मम्स, ये MMR वाली तो बिल्कुल मतलब दे रखी है, याद भी रखना है, बहुत पूछा जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पूछा जा सकता है। तो क्या क्या है हमारे पास? MMR किसके लिए? मिसल, मम्स और रुबेला, है ना। रुबेला फैंसी नेम है, बढ़िया है। सेकंड, लाइव वैक्सीन्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किल्ड वैक्सीन में। यहां पर क्या करा गया है? यहां पर क्या किया गया है? माइक्रोब्स को किल करके फिर वैक्सीन बनाई है, तो इस वैक्सीन का नाम रख दिया है क्या? किल्ड वैक्सीन, ठीक है। क्लियर है? अब जब हम लोग इस किल्ड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो पोलियो, ठीक है, और पेट्रियोसिस कौन सी डिजीज है बताओ? पेट्रियोसिस का दूसरा नाम क्या है? पेट्रियोसिस का दूसरा नाम है बच्चों वूपिंग कफ, ठीक है। इसके अलावा इसमें आ जाती है आपकी डेड माइक्रोब्स के एग्जाम्पल अभी लिखे हैं,
रेबीज वाली भी, है ना। क्या किया था, रेबीज वाली वैक्सीन में क्या किया था इन्होंने, लुइस जी ने क्या किया था, लुइस जी ने आपके इनएक्टिवेटेड पैथोजन लिए थे, डेड माइक्रोब्स लिए थे, जिसको हम लोगों ने आगे यूज़ किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन और एंटीबॉडीज बनाने के लिए। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के बाद आपका आ जाता है हेपेटाइटिस ए नहीं, रेबीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और इसके अलावा आ जाता है निमोनिया, ठीक है। ये हो गई किल्ड वाली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टॉक्सॉइड वाली, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन भी। अब ये सब यूनिट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने पूरा पूरा एंटीजन यूज किया है, चाहे आप किल्ड वाली लो, लिविंग वाली लो, एटीन्यूटेड वाली लो, इनमें हमने पूरा पूरा एंटीजन यूज करा है, पूरा पूरा माइक्रोब्स आपकी बॉडी में डाले हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सब यूनिट वैक्सीन की या टॉक्साइड वाली वैक्सीन की, इसमें क्या किया गया है, इसमें एक पार्ट यूज किया गया है, एक पार्ट या एक सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया यूज़ किया गया है। या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, जैसे मान लो प्रोटीन यूज़ कर लिया, शुगर यूज़ कर लिया, ये सारे मतलब एक पार्ट, एक सब यूनिट यूज़ करी गई है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है सब यूनिट वैक्सीन। और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके टिटनस, रुक जाओ, और डिप्थीरिया, ठीक है, टिटनस और डिप्थीरिया, ओके, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ टाइप ऑफ जो वैक्सीन है, फोर्थ टाइप ऑफ जो वैक्सीन है बच्चों, दैट इज रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वर्ड हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, पूरा बायोटेक के दोनों यूनिट में हम लोग इस टर्म को बहुत बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम अभी आप बस इतना याद रखो, एक रिकॉम्बिनेंट एंटीजेनिक वैक्सीन होती है जिसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, और ये बनाई थी किसकी हेल्प से, ईस्ट की हेल्प से, ईस्ट की हेल्प से बनाई थी, ट्रांसजेनिक ईस्ट यूज करी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंटीजेनिक वैक्सीन, ठीक है। तो ये हो गए कुछ वैक्सीन्स के नाम, ठीक है। एमएमआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, और एक एक ये डिप्थेरिया, टिटनस याद रखना है, ठीक है। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद ही रखना है, याद आपको सब रखना है, बताया सब जा रहा है तो याद भी सब रखना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है वैक्सीनेशन वाला पोर्शन, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पोर्शन जिसका नाम है क्या, HLA या ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स, HLA, दूसरा नाम MHC। क्या परेशान मत हो, HLA का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। MHC का फुल फॉर्म क्या है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये HLA आपकी NCERT में नहीं दे रखा है ना, बस थोड़ा सा पोर्शन है, हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में, टिश्यू ग्राफ्टिंग के बारे में। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा आउटर पोर्शन है जो आपको पढ़ना है।
तो सबसे पहले जो HLA है ये क्या है, सबसे पहले कहाँ पता चला? इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन ल्यूकोसाइट, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये एक क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, ये एक क्या है, ये प्रोटीन है जो जिस कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 6। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटीन है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कहाँ मिलेगा, क्रोमोसोम नंबर 6 पे। ठीक है, किस पे मिलेगा, क्रोमोसोम नंबर 6। अभी क्रोमोसोम नंबर 6 आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अब ये जो MHC है ये बच्चों होता है दो तरह का। दिस MHC इज ऑफ टू टाइप, MHC1 और MHC2। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं बच्चों MHC1 की, सबसे पहले तो ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चों क्या करते हैं, आपके T सेल्स को पहचानने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सबसे पहले ये MHC1 प्रेजेंट कहाँ होगा, ये आपकी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, यानी कि जितने भी सेल्स के पास न्यूक्लियस है, अगर आप यूकैरियोटिक हो तो आपके मेजर सेल्स के पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है हमारे पास, है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनमें सब में ये MHC1 एंटीजन प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, कौन किसके पास, ऑल दी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब आप मुझे बता सकते हो कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा सेल्स है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, बताओ, सोचो, पढ़ लिया होगा, 11वीं पढ़ी है तो पता होगा, है ना, 11वीं पढ़ी है तो पता होगा कि कौन सा सेल्स है जो कि न्यूक्लिएटेड नहीं है या जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, बताओ बच्चों। RBCs, रेड ब्लड सेल, क्या है, उसके पास नहीं है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अलावा, सॉरी, RBCs के अलावा सबके पास ये MHC1 प्रेजेंट होगा। अब आप, ये एक न्यूक्लिएटेड सेल है और यहाँ पर ये MHC1 प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो MHC1 है ये कौन रिकॉग्नाइज कर सकता है, दिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड by T killer cells. MHC1 can be recognized by T killer cells. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं T killer cells की। ठीक है, दिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय T killer cell. T किलर सेल के पास एक रिसेप्टर होता है जो इनको क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो जो रिसेप्टर इनके पास है बच्चों, दैट इज CD8 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, CD8 रिसेप्टर है। ठीक है, अब पहचानना ही क्यों है, निकल जाओ ना साइड से। पहचानना इसलिए है बच्चों क्योंकि ये अगर हमारा सेल है, अगर हमारा सेल है तो MHC1 प्रेजेंट होगा। MHC1 प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, हमारा सेल है। तो T किलर सेल को अगर नहीं पता होगा ये हमारा सेल है तो ये तो मारेगा उसे, बॉडी में है ही क्यों, मारने के लिए। अब अपने सेल को नहीं पहचान पाएगा तो अपने सेल्स को भी मारेगा। तो इसलिए ये T किलर सेल्स किसको पहचान सकते हैं, आपके MHC1 को पहचान सकते हैं। अब अगर MHC1 को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इन T किलर सेल्स के पास एक रिसेप्टर है जिसका नाम है CD8 रिसेप्टर, और ये रिकॉग्नाइज कर सकता है किसको, MHC1 को, ताकि ये अपने सेल में और दूसरे सेल में डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, क्या कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, अब ऑलमोस्ट बॉडी के सारे सेल, RBCs को छोड़ के सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, MHC1 उनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं बच्चों MHC2 की, तो MHC2 कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। MHC2 is present on
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब बताओ कहाँ पर कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स बताओ जल्दी 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 बताओ एग्जाम्पल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के, बताओ। बताओ बताओ। तो बच्चों हमने पढ़ा था जब हम लोग टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेज क्या था, क्या लिखा था, दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी है। इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल्स भी क्या होते हैं, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। अब इसको भी रिकॉग्नाइज करने वाला कोई चाहिए, इसको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, दीज सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टी हेल्पर सेल्स। ये भी हमने पढ़ा था, है ना, कि टी हेल्पर सेल्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज, टी हेल्पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करने आते हैं, है ना, कि कोई घुस गया है, मारो मारो, उसको हेल्प करने आएंगे। तो दीज कैन बी रिकॉग्नाइज बाय टी हेल्पर सेल्स। अब जैसे इनके पास रिसेप्टर है तो इनके पास भी रिसेप्टर होगा। इनके रिसेप्टर का नाम है बच्चों CD4। CD8 ऊपर वाले का नाम है, CD4 नीचे वाले का नाम है। MHC2 के पास क्या प्रेजेंट है, MHC2 के पास नहीं, टी हेल्पर सेल के पास क्या प्रेजेंट है, आपका CD4 रिसेप्टर है जो पहचान सकता है किसको, MHC2 को, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर को पहचान सकता है। ठीक है। अब क्या होता है, ये टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, मतलब जब ये पहचान लेंगे तो क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन सिक्रीट करेंगे। फिर कौन सिक्रीट होगा, आपके बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाएंगे, और टी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका HLA या MHC फैक्टर, जो हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब पढ़ना क्यों है, हम लोग ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ किस लिए पढ़ना है। क्योंकि बच्चों मतलब आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के बारे में सुना होगा, आपने टिश्यू ग्राफ्टिंग के बारे में सुना होगा। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम लोग कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने शुरू करते हैं तो हमारे इन MHCs का मिलना या सिमिलर होना या सेम होना बहुत ज़रूरी है। मैच कराया जाता है, ब्लड ग्रुप मैच कराया जाता है। और क्या मैच कराया जाता है, ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर। ठीक है। किस किस चीज़ के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, और किसके लिए, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए। क्योंकि बच्चों अगर कोई डिससिमिलर सेल आ गया है ना, कोई ऐसा ऑर्गन आ गया जो आपकी बॉडी में बिना MHC को मैच करे, आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। आपकी बॉडी खुद उस सेल को, उस ऑर्गन को क्या करेगी, खराब कर देगी। ठीक है, क्लियर है। ओके। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, इसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, या हम लोग पढ़ लेते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग के बारे में। अब एक प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू टाइपिंग, एक प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू ट्यूपिंग, लिख रही हूं मैं अभी, टिश्यू टाइपिंग। अब बच्चों जब हम लोग बात करते हैं टिश्यू टाइपिंग को, तो ये वो प्रोसेस है, ये वो प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो पर्सन की, यानी कि एक डोनर जिसको वो ऑर्गन चाहिए और एक रेसिपिएंट जो ऑर्गन दे रहा है, उनके MHCs को, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर को क्या करते हैं, मैच करके देखते हैं। तो ये क्या है, इट इज the procedure carried out
to match the MHC of donor and recipient. ठीक है, डोनर और रेसिपिएंट को मैच करने वाले प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं टिश्यू टाइपिंग. क्लियर है? क्लियर है. अब जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है ना बच्चों, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि आपका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए. फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ब्लड ग्रुप मैचिंग, है ना, क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप सेल्स के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है? एंटीजेंस प्रेजेंट है. कोई और ब्लड ग्रुप डाल दिया ना, फिर तो खत्म है, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा उसका. ठीक है. सेकंड हम लोग क्या करते हैं? सेकंड हम लोग बच्चों क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं एक इम्यूनो सप्रेसेंट. ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फिर हम लोग क्या करते हैं? यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट. और इस इम्यूनो सप्रेसेंट का क्या नाम है? इसका नाम है बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए. मतलब और भी यूज कर सकते हैं बट हम लोग ये यूज करते हैं. ठीक है. और फिर हम लोग क्या करते हैं? और फिर हमें क्या करना है? MHC मैच करके देखना है, यानी कि करनी है टिश्यू टाइपिंग. क्लियर है? क्या करनी है? हमें करनी है टिश्यू टाइपिंग. ठीक है. अब हमने ये सब कुछ कर दिया और सब कुछ मैच हो गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. अब ऑर्गन तो ऑब्वियसली हमें कहीं और से लेना है ना, क्योंकि हमारे पास 2 ही किडनी है, 4 किडनी नहीं है जो अपनी एक किडनी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा ले. हमारे पास एक ही दिल है, ट्रांसप्लांट होगा तो किसी और से लेना पड़ेगा. बट जब हम लोग बात करते हैं बच्चों टिश्यू ग्राफ्टिंग की, किसकी बात करते हैं? जब हम लोग बात करते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग की, अब आपने देखा होगा मूवीज में, है ना, कि एक स्किन का लेयर उठा के दूसरे, हमारे कहीं जल गया है किसी का कुछ, है ना, हाथ वाथ जल गया है तो उसके ऊपर स्किन लगाते हैं. तो ये होते हैं बच्चों टिश्यू ग्राफ्टिंग, है ना, जब हम लोग किसी चीज़ को ग्राफ्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लगा रहे हैं. अब टिश्यू ग्राफ्टिंग के टाइम पे हम लोग अपनी ही बॉडी से टिश्यू ले सकते हैं, किसी और की बॉडी से टिश्यू ले सकते हैं. मतलब हमारे पास बहुत सारी जगह है जहाँ से हम लोग ये टिश्यू ले सकते हैं. और आपने एक वीडियो भी देखी होगी जहाँ पर वो फिश की स्किन यूज कर रहा है फॉर दी किसी पर्सन के ऊपर, हाथ के ऊपर लगा रहा है ना. तो हम लोग किसी और स्पीशीज का भी टिश्यू यूज कर सकते हैं, बट इन वन केस की मैच होना चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें मैच होना चाहिए. तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा अच्छे चांसेस जहां पर कोई किसी भी तरह का रिजेक्शन नहीं होगा, है ना, रिजेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? वो होगा बच्चों, वो प्रोसेस होगा ऑटोग्राफ्ट. ऑटो यानी कि तुम्हारा खुद का, है ना, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट यानी कि तुम्हारा खुद का. अब तुम्हारा खुद का क्या? तुम्हारा खुद का कहीं से निकाल के टिश्यू कहीं लगा दिया गया है, तो वो हो गया ऑटोग्राफ्ट. तो सबसे अच्छे चांसेस, मतलब सबसे सक्सेसफुल केस क्या हो सकता है जहां पर किसी भी तरह का कोई रिजेक्शन ना हो? वो ये हो सकता है. फिर क्या हो सकता है? आइसोग्राफ्ट, आइडेंटिकल ट्विंस, है ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस. अब ये वो ट्विंस हैं जिसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिमिलर आपको मिलेंगी. अब आइसोग्राफ्ट फिर हो सकता है नेक्स्ट केस जहां पर ये सक्सेसफुल अच्छे से हो सकता है. फिर आता है एलोग्राफ्ट, यानी कि कोई फैमिली मेंबर, मतलब सबसे ज़्यादा फिर अपने आप को छोड़ के, उस ट्विन को छोड़ के फिर कोई तीसरा चीज, तीसरे का टिश्यू जो आपको सूट करेगा वो है फैमिली, है ना. फैमिली तो मतलब हमेशा आपके लिए साथ खड़ी होती है, तो
थर्ड भी हमारा क्या है, एलोग्राफ्ट। और फिर है आपका जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट क्या होता है? जीनोग्राफ्ट होता है जब आप दूसरी किसी स्पीशीज से क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो टिश्यू और फिर अपनी बॉडी में लगवा रहे हो। तो ये हो गया हमारा, ये सीक्वेंस याद रखना है बच्चों, बिना सीक्वेंस को याद रखे कुछ नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज कि हमने बात करी कि अगर ये मैच नहीं हुआ तो हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देगी। तो कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो इस रिजेक्शन को स्टार्ट करती है? तो बच्चों जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी, ये सेल इम्यूनिटी क्या करती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या कर रही है? इसको ये रिजेक्शन स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है दैट सेल mediated immunity is responsible for graft rejection। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने कवर कर लिया है वैक्सीनाइजेशन हमने कवर करा है, इम्यूनाइजेशन देख लिया है, हमने पढ़ा था कुछ टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में, और हमने पढ़ा HLA या MHC के बारे में, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ये सारी चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं, क्या क्या मैच कराना ज़रूरी है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों ने पढ़ ली है आज के लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इम्यून डिसऑर्डर्स। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये लेक्चर देखोगे तो आपको पहले 2 देखने पड़ेंगे जहाँ पर हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में बात करी है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको वो दोनों लेक्चर कहाँ मिल जाएंगे? प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनी गई है, तो वहाँ पर वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बाय बच्चों।